नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बस एक बारी ऑफलाइन वालों के ग्रुप में रिमाइंडर डाल रहा हूँ। हाँ जी, सभी को नमस्कार नमस्कार। मेट्रो में क्लास अटेंड कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यही डेडिकेशन चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सभी को नमस्कार। तो यार क्लास का मैसेज डाल रहा था मैं। थोड़ा सा एको करेगी आवाज़ आपको, क्योंकि आज मैं खाली रूम में एकेडमी से क्लास ले रहा हूँ। थोड़ा सा एको करेगी। और मैं आज छोटे वाले रूम से क्लास ले रहा हूँ, तो यहाँ पे साउंड पे थोड़ा फिल्टर भी नहीं लगता है, तो थोड़ा आवाज़ के साथ मैनेज कर लेना। 1 घंटे की बात है बस। तो आज हम लोग अभी यहाँ पे बात करने वाले हैं वर्क एनर्जी की। हमने ऑफलाइन की क्लास में आपसे बात की थी। सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं बेटा, आपको भी। हमने लास्ट क्लास में बात की थी, अगर आपको याद हो, लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी को हम एक साथ रिवाइज करते हैं और उसके बाद असाइनमेंट कर लेंगे। तो वर्क एनर्जी को आज हम रिवाइज कर रहे हैं और एक सेशन वर्क एनर्जी का हम और लेंगे ऑनलाइन में ही, चाहे वो मैं मंडे ले लूँ, चाहे वो मैं ट्यूसडे ले लूँ, ताकि हम ट्यूसडे को जब क्लास में मिले तो हम सीधा असाइनमेंट पे आ जाए। वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? डन है? चलो चलो चलो, डन है डन है डन है। शुरू करते हैं वर्क एनर्जी। वर्क एनर्जी चैप्टर देखा जाए तो डेरिवेशन से भरा हुआ चैप्टर है। मतलब इसमें 70% पार्ट पूरे चैप्टर का डेरिवेशन से भरा हुआ है। तो इसलिए एग्जाम में भी 70% चांसेस होते हैं कि इस चैप्टर से हमें डेरिवेशन मिले और सिर्फ 30% चांसेस होते हैं कि हमें कोई न्यूमेरिकल मिलेगा। अब सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक शब्द आता है और वो शब्द है वर्क। अब ये वर्क क्या होता है? तो वर्क जो है वो फिजिक्स के लिए अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, केमिस्ट्री के लिए थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। तो सबके तरीके से थोड़ा अलग। जैसे कि केमिस्ट्री के हिसाब से वर्क होता है जब कोई रिएक्टेंट रिएक्ट होकर प्रोडक्ट्स को फॉर्म करते हैं और कुछ नए प्रोडक्ट्स बनते हैं। बायोलॉजी के हिसाब से वर्क होता है जब हम एनर्जी खर्च करते हैं। अगर जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ इस वक्त या मैं सो भी रहा हूँ, तो बायोलॉजी के अकॉर्डिंग भी हम वर्क कर रहे हैं। आप सबको पता है सोते सोते भी कैलोरीज बर्न होती हैं, क्योंकि हमारे लाइफ प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। दिल की धड़कन चल रही होती है, सांस चल रही होती है, खाना डाइजेशन चल रहा होता है, कहीं पे बॉडी की रिपेयरिंग चल रही होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क कब होता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है। अब जैसे कि ये भाई साहब जो कोट पैंट पहन के बैठे हैं, उन्होंने क्या किया, इस बॉल को धक्का मारा। प्लास्टिक की बॉल थी मान लो, बहुत बड़ी सी, और एज अ रिजल्ट क्या हुआ, ये खिसकने लग गया। लेकिन वहीं पे ये भाई साहब को, सेमी भाई साहब हैं शायद, मेरा थोड़ा हेयर स्टाइल अलग है तो अलग लग रहे हैं। इन्होंने, भाई इनका एक हाथ काला है, देखो एक हाथ सफेद है। अरे भाई आपने नोटिस किया क्या? मैंने अभी भी किया, अगर आपने नहीं नोटिस किया तो ये देखो, इनका एक हाथ काला है, एक हाथ सफेद है। कुछ तो गड़बड़ हो रही है यार, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। मैं यहाँ पे यार ऐसे कोई रंग को लेके भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ऐसे बता रहा हूँ। ये देखो, इन भाई साहब के दोनों हाथ सफेद है, लेकिन इन भाई साहब का एक काला है एक सफेद है। तो कुछ तो इन्होंने अजीब किया है अपने जीवन के साथ, जिसकी वजह से इनका एक हाथ काला हो गया, एक सफेद हो गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि पत्थर को धक्का नहीं मार पा रहे हैं। पत्थर को धक्का, हाँ यार मैं तो एक सेकंड मैं करता हूँ, ठीक है। अब मैंने माइक को बाहर टंगा लिया है, अब वायर थोड़ी सी हिलेगी नहीं। एक्चुअली मैं ना आजकल पजामा पहन के क्लास लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा यार कंफर्टेबल रहता है। एक सेकंड, अब आवाज़ में थोड़ा डिस्टर्बेंस नहीं आएगी क्योंकि मैंने माइक, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है शेडो है। अबे यार, अपनी गलतियों पे पर्दा डालने का ये तरीका सही। लेकिन चलो, ये बंदा जो है वो बहुत मेहनत से फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये पत्थर जो है वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। इसका मतलब है फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसने कोई वर्क नहीं किया है, इसने कोई वर्क नहीं किया है। चलो ठीक है। अब अगर आगे बात करें तो वर्क क्या है? तो वर्क इज सेड टू बी डन जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं। और फोर्स एक बच्चा कह रहा है कि लक्ष्य भैया ने पीपीटी बनाते वक्त कुछ कर दिया होगा। नहीं, ये तो फोटो गूगल से ली गई है बेटा। यहाँ पे लक्ष्य भैया की कोई गलती नहीं, हर चीज में लक्ष्य भैया की गलती निकालते हैं तुम, हैं? मतलब मैं भी। तो वर्क जो है
वो बेसिकली कब होगा, जब हम फोर्स लगाएं और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए। ठीक है, ये हम सब जानते हैं। अब अगर हम बात करें तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ध्यान रखना हमें इस चैप्टर में दो लोगों के लिए वर्क डन पढ़नी है, यानी कि एक पढ़ना है जब फोर्स कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मतलब फोर्स चेंज ना हो रही हो, फोर्स की वैल्यू फिक्स्ड हो। ऑब्वियस सी बात है फोर्स नॉन जीरो होगी, फोर्स नॉन जीरो होगी, लेकिन ये फोर्स जो होगी वो कांस्टेंट होगी नॉन जीरो, लेकिन ये कांस्टेंट होगी। तो वर्क डन का फॉर्मूला इस केस में क्या लगाना है, आंसर है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। एक ऑब्जेक्ट है जिसपे हमने एफ फोर्स अप्लाई करी और वो एक्स डिस्प्लेसमेंट करके आगे चला जाता है, तो वर्क डन हो जाता है हमारे पास फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब एसआई यूनिट की बात करें तो फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो यहां से आ जाएगा न्यूटन मीटर, जिसको हम लोग जूल्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगेन 1 जूल कब आएगा, जब आप 1 न्यूटन की फोर्स लगाओगे और ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाएगा, तो वर्क डन आ जाएगा 1 जूल। और ध्यान से सुनना है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके दो रीजन हैं। पहला रीजन अभी हम पढ़ेंगे, वर्क को पढ़ते वक्त डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा ये अभी हम देखेंगे कि वर्क को निकालने के लिए हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को डॉट प्रोडक्ट करने वाले हैं। और जब भी कोई चीज डॉट प्रोडक्ट से आती है तो हम सबको पता है कि वो एक स्केलर प्रोडक्ट यानी एक स्केलर क्वांटिटी को जन्म देता है। अब यहां पे अगर बात करें कि फोर्स तो कांस्टेंट है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। यहां तो क्या हो रहा था कि हमने फोर्स अप्लाई करी और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में थे, लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। जैसे कि यहां पे हम लोगों ने क्या अप्लाई किया भैया, फोर्स, या कह लो यहां पे अप्लाई किया फोर्स, कुछ भी एक समझ लो। लेट अस सपोज यहां पे हमने फोर्स अप्लाई किया एक ट्रॉली बैग को और उसका डिस्प्लेसमेंट यहां हो रहा है। अब अगर मैं फोर्स के दो टुकड़े कर दूंगा, एक इधर, तो ये वाला जो कंपोनेंट है यही एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट कॉज कर रहा है। जैसे ट्रॉली बैग को खींचते हैं या फिर एक मान लो लगेज को खींचते हुए लेके जा रहे हैं, या कोई भी और एग्जांपल, एक खिलौने को हम लोग तार से खींच रहे हैं या हम लोग पंजा लड़ा रहे हैं, तो इन केसेस में हारने वाली टीम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होते। और अगर उनके बीच में कुछ एंगल है तो उस केस में जो फोर्स है वो पूरी की पूरी फोर्स वर्क नहीं कर रही होगी, उसका सिर्फ ये वाला कंपोनेंट वर्क कर रहा होगा। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट होता है, तो आंसर है कॉस थीटा कंपोनेंट रहता है। तो इस केस में जो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है वो हो जाता है फोर्स का कॉस थीटा कंपोनेंट, तो एफ कॉस थीटा एक्स, तो यहां पे आ जाएगा एफ एक्स कॉस थीटा, तो यहां पे आ जाएगा एफ एक्स कॉस थीटा, यहां पे क्या आ जाएगा एफ एक्स कॉस थीटा आ जाएगा। अब जब भी दो वेक्टर के साथ कॉस थीटा होता है तो हम सबको पता है कि हम उसे डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पे फॉर्मूला आ जाता है एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, यहां पे फॉर्मूला आ जाता है एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। अब क्योंकि ये एक डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है तो डॉट प्रोडक्ट से हमें हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो ये भी साबित करता है एक और बार कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स इनफाइनाइट हो सकती है, आंसर है हाइपोथेटिकली यस हो सकती है, बट प्रैक्टिकली इनफाइनाइट फोर्स कैसे हो सकती है, कुछ भी इनफाइनाइट नहीं है, आपको सबको पता है सिवाय यूनिवर्स के और इंसान की सोच के, ऐसा एल्बर्ट आइंस्टाइन जी का कहना था, जो कि बिल्कुल सही भी था, है ना। शॉपिंग ट्रॉली भी इसका एग्जांपल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। साइन थीटा वाला कंपोनेंट वेस्ट हो गया, ऐसा भी कह सकता है कि जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाया ना ऊपर की तरफ, तो वो वेस्ट हो गया। वेस्ट मतलब उसने कोई वर्क नहीं किया। आप अगर ऐसा बोलना चाहते हो कि वेस्ट हो गया तो कह सकते हो, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, ऑफलाइन वाले बच्चे कौन कौन आए हुए हैं एक बार मैसेज कर दीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए प्लीज अभी कौन कौन बच्चे ऑफलाइन से भी आए हुए हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर बात करें तो वर्क डन, अभी हमने देखो क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अगर फोर्स कांस्टेंट है और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। फिर यहां पढ़ा कि जो फोर्स है वो कांस्टेंट है लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो फॉर्मूला एफ एक्स कॉस थीटा यानी कि एफ डॉट एक्स हो जाएगा। समझ गए, ठीक है, ठीक है। अटेंडेंस लग जाएगी भाई एक बारी, बढ़िया, और ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया, ओके 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 ओके, बढ़िया बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए,
हाँ जी, अब बात करते हैं कि जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव कब होता है और वर्क डन जो है वो नेगेटिव कब होता है और वर्क डन जो है वो जीरो कब होता है। देखा जाए तो जीरो वर्क डन समझना बहुत इजी रहता है कि भैया वर्क नहीं हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है? तो आंसर है, मैं जहां फोर्स लगा रहा हूं, अगर हमने 9th में क्या पढ़ा था, 9th क्लास में, कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा पढ़ा था। लेकिन अब हम थोड़े से बड़े हो गए तो अब हमें इतना तो पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला Fx cos थीटा है। और यहां पे थीटा की अगर बात करें, अगर थीटा एक्यूट है, अगर थीटा एक्यूट है यानी कि 90 से छोटा है तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज जब तक थीटा 90 से छोटा रहता है तो कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। तो अगर दोनों के बीच में एंगल एक्यूट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल 90 से छोटा है, तो उस केस में वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर दोनों के केस में एंगल 90 से बड़ा है तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं मैं एक फुटबॉल को किक करता हूं तो इसमें एंगल एक्यूट रहेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। मान लेते हैं कि मैं एक ड्रॉअर को खोलता हूं तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज एंगल 90 से छोटा रहेगा। लेकिन अगर हम टग ऑफ वॉर में मैं जीत रहा हूं तो मेरा वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज एंगल एक्यूट है। लेकिन वहीं पर अगर ऐसे समझें कि टग ऑफ वॉर में जो टीम हार रही है उनके लिए एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। या हम पंजा लड़ा रहे हैं, मैं हार रहा हूं तो मेरे लिए वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। या फिर ध्यान से सुनना, एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका तो मस्कुलर फोर्स का वर्क डन क्या होगा? फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो मस्कुलर वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्यों? बिकॉज फोर्स कहां लग रही थी, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रही थी? नीचे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का हो रहा था ऊपर, तो एंगल ऑब्ट्यूज हो गया। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना होगा। अगर सिर्फ ऐसे लिखा हो कि बॉल को ऊपर फेंका तो वर्क डन क्या होगा, तो फिर दो केस बनेंगे, वर्क डन बाय मस्कुलर फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन पूछा हो कि भैया वो मस्कुलर फोर्स पूछ रहे हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स का पूछ रहे हैं, तो फिर उसके हिसाब से आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन है। ये तो एंगल एक्यूट और ऑब्ट्यूज हुआ। अब हम बात करते हैं कि अगर एंगल 90 डिग्री हुआ तो क्या होगा। पहली बात तो वर्क डन जीरो करने के 3 तरीके हैं। पहला, या तो फोर्स ही मत लगाओ ऑब्वियस सी बात है। दूसरा, या तो डिस्प्लेसमेंट ही ना हो रहा हो, समझ गए। लेकिन यहां पे मोबाइल बात नहीं करने आए। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री हुआ तो cos 90 क्या होता है? जीरो, तो भी वर्क डन जीरो हो जाएगा। और आप सब जानते हैं कि दुनिया के सारे सर्कुलर मोशंस के अंदर थीटा हमेशा 90 रहता है, क्योंकि इधर लगता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमेशा डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, और इधर लगता है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में जो एंगल रहता है सर्कुलर मोशन के केस में वो हमेशा 90 डिग्री रहता है। समझ गए? ठीक है। आपने काइनेटिक थ्योरी कब करवाया? काइनेटिक थ्योरी बेटा वेव्स के साथ ही करवा दिया था। समझ गए? हाँ 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 आरुष, मैंने आपका आंसर दे दिया। अगर गिवन ना हो तो दोनों करना पड़ेगा। समझ गए? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहां पे वर्क डन जीरो होता है। अब अगर बात करें तो ये एक नया टॉपिक, अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो हमने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है, और आपको याद होगा कई स्कूल्स में तो 9th में ही कॉस थीटा वाली बात भी पढ़ा देते हैं। लेकिन अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स, रोजमर्रा के जीवन में जो फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं वो कांस्टेंट नहीं होती है। जैसे मैं अभी अपने दोनों पैरों पे खड़ा हुआ हूं लेकिन मैं बार बार हिल रहा हूं, तो फोर्स वेरी कर रही है। एक बार मैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर गया था, तो वहां पे क्या था कि एक ना कालीन सा था, उस पे ना चलना था आपको, और चल के वो कालीन पे ना एक्चुअली कुछ सेंसर लगे हुए थे। वो ये बता दिया करता था कि आप जो चल रहे हो, आपका चलने का तरीका कैजुअल तो नहीं है, आपके खड़े होने का तरीका कैजुअल से मेरा कहने का है, आपके चलने का तरीका, कई बार क्या होता है, कई लोग जब चलते हैं तो एक पैर पे ज्यादा वजन डालते हैं, एक पैर पे कम, या फिर जब कोई लोग खड़े हो, जैसे मेरी आदत थी एक्चुअली, जब मैं खड़ा होता था तो मैं ऐसे खड़ा होता था, मतलब कमर पे ध्यान मत देना, लेकिन मैं अपने राइट लेग पे ज्यादा वजन डालता था, और वो कालीन पे आ गया, क्योंकि जब मैं चलता हूं तो राइट पैर पे ज्यादा वजन डालता हूं, राइट पैर से ज्यादा फोर्स लगाता हूं, तो क्या होगा, विद द एज मेरा राइट
टांग के टेंडेंस, लिगामेंट्स ये जल्दी कमजोर पड़ेंगे और फिर मेरा जो पोस्चर है वो बिगड़ेगा और राइट टांग पे और ज्यादा वजन आने की वजह से मेरे गोड्डे खराब हो सकते हैं, मैं चलना। तो फिर उन्होंने कुछ एक्सरसाइज बताई थी कि कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको अपने डेली लाइफ में लेके आना, बट अगर ऐसा करना है तो ऐसा करना पड़ता है। हम सबके बैठने का तरीका, चलने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, ध्यान रखिएगा। मैं इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है बहुत बड़ी, बट सब में ऐसा होता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि जनरली बुढ़ापे में कोई एक लेग में दर्द ज्यादा बढ़ जाता है एज कंपेयर टू दूसरे, है ना, है ना, है ना, तो ऐसा होता है। ठीक है, समझ गए ना बच्चों? तो ऐसा रहता है। ठीक है भाई, तुम्हें अब मुझे बस एक पेपर भेजना है बढ़िया सा 10th क्लास का, जिससे मैं ना स्क्रीनशॉट वगैरह लगा लूंगा वहां। ठीक है, तो भाई मुझे ये चाबी वाबी कहां मिलेगी मेरी जान? चाबी? ठीक है, ठीक, गेट खोल जाओ बस। हाँ, अब मेरा कहने का मतलब सर आप समझना कि मैं ये क्यों बता रहा था आपको, क्योंकि हम रोजमर्रा के, जैसे अभी ना लक्ष्य आया इधर, इसने ना गेट खोला, तो गेट को खोलते वक्त उसने शुरुआत में ताकत ज्यादा लगाई होगी, फिर जब वो रोल होने लग गया गेट, वो स्लाइडिंग वाला गेट है, तो वो आराम से हो गया। तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में सीढ़ी चढ़ते वक्त, उतरते वक्त कभी भी कांस्टेंट फोर्स अप्लाई नहीं करते। हमेशा जो फोर्स हमारी लगती है वो वेरिएबल लगती है। लेकिन अभी तक हम पढ़ाई करते वक्त ये पढ़ते आ रहे थे कि जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, बट फोर्स वेरिएबल हो सकती है। अगर ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है और मैं किसी चीज को ए से यानी यहां से यहां डिस्प्लेस कराता हूं और अगर ग्राफ ऐसा है, इसका मतलब है कि हमने वेरिएबल फोर्स अप्लाई की है। देखो फोर्स बार बार चेंज हो रही है। तो उस केस में हम वर्क डन को कैसे निकाल सकते हैं? तो आंसर है इंटीग्रेशन करके। कैसे? अगर मैं यहां पे बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेता हूं dx, आप सब जानते हैं कि dx जो है वो इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है, इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है कि उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फोर्स रहेगी वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ऑल दो फोर्स इनफाइनाइट बार चेंज हो रही है, बट dx इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कहते हैं। इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है कि उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फोर्स रहेगी वो एक कांस्टेंट रहेगी। अब अगर फोर्स एक कांस्टेंट है उस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए, तो क्या मैं छोटे से वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू में dx इंटू में cos थीटा लिख सकता हूं? यस, लिख सकता हूं। अगर लिख सकता हूं तो ये छोटा सा वर्क डन आया, लेकिन अगर मुझे सारे वर्क डन को ऐड करना है तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dw से w आ गया। क्या मैं यहां से फोर्स को बाहर लेके आ सकता हूं? ऑब्वियस सी बात है नहीं, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है। बेटा अगर फोर्स को ही बाहर ले आऊंगा तो dx का तो x ही हो जाएगा, फिर तो फॉर्मूला f dx cos थीटा ही हो जाएगा, फिर क्या फायदा? तो यहां से फोर्स बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि फोर्स एक वेरिएबल चीज है इस बार, और f dx cos थीटा है, तो f वेक्टर डॉट dx वेक्टर यहां पे कर सकता हूं। इसके ऊपर हमने कुछ सवाल भी किए थे, आज भी हम उसके ऊपर और सवाल करेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ओके, सही है, सही है, सही है। सर fx वाला फॉर्मूला किस काम का? आंसर है बेटा बहुत काम का, बिकॉज हम जब आपको बोलेंगे कि 20 न्यूटन की फोर्स लगाई, आप कह रहे हो प्रैक्टिकल लाइफ में किस काम का है, तो आंसर है किसी काम का नहीं है बेटा, लेकिन शुरुआत तो वहीं से करनी पड़ेगी ना, तब जाके आप इस फॉर्मूले तक पहुंच पाओगे। अब 9th क्लास के बच्चों को तो ये वाला फॉर्मूला नहीं करा सकते, तो उसको बोलते हैं कि बेटा मान ले कि फोर्स भी कांस्टेंट है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में भी है। बट डेली लाइफ में ऐसे बहुत कम एग्जांपल है जहां पे ऐसा होता है। सही, ठीक है, ओके, है ना। एक बच्चा कह रहा है देखो बेटा, ये देखो बेटा बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा कि ना आधी अधूरी नॉलेज मैंने आपको बताया था लल्लू पने से कम नहीं होती। एक बच्चा कह रहा है कि यहाँ पे फोर्स तो आपने कांस्टेंट लिखा हुआ है। देखो बेटा अनपढ़ता की हद है, मेरे हिसाब से तो हम लोग क्या ही कर रहे हैं, पता नहीं हम लोग सो जाते हैं बीच में, या पता नहीं सूसू करने चले जाते हैं बीच बीच में, या पता नहीं किसी की यादों में चले जाते हैं बीच में। ऐसे नशे भी तो अच्छी बात नहीं है ना बेटा। अभी तो बताया आपको, आप भूल जाते हो या सुनते ही नहीं हो पूरी बात। बच्चा कह रहा है फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स कांस्टेंट कैसे है? फोर्स तो कांस्टेंट ही नहीं है। हम कह रहे हैं कि छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स क्या ही चेंज होगी, ये लिखा हुआ है ऊपर, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ये नहीं दिखा इसको, लेकिन इसको ये दिख गया कि फोर्स कांस्टेंट है। हद हो गई भैया जी, है ना भाई। चलो डन है, डन है, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं।
सवाल तो क्या क्या ही है, f इंटू में dx है। अब यहां पे अगर बात करें कि अगर ये f इंटू में dx है, और मैंने आपको यहां पे रिप्रेजेंट किया था कि अगर फोर्स कांस्टेंट है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो बाहर ले आऊंगा तो वही वाला फॉर्मूला बन जाएगा जो पहले हम तो पढ़ चुके थे। चलिए डन, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे वर्क डन के बाद हमारे पास आता है कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। वर्क डन के बाद हमारे पास आता है कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। एनर्जी और वर्क देखा जाए तो एक ही चीज होती है। एनर्जी और वर्क देखा, अभिषेक ठीक है बेटा, मैं आज चेक कर लूंगा। एनर्जी जो है देखा जाए तो वर्क ही है, वर्क ही है, बस ये कैपेसिटी टू डू वर्क है, यानी कि मैं कितना काम कर सकता हूं, इसको हम लोग क्या कह देते हैं। एक सेकंड में ना गेट बंद कर देता हूं यार, क्योंकि एक्चुअली एकेडमी में मैं आज अकेला हूं। अब अगर मैं अकेला हूं तो मेरी जैसी जो जवान बच्चे हैं उनको जीवन का खतरा हो सकता है, कोई आके मुझे किडनैप ना कर ले बेटा, इसलिए मैंने गेट बंद कर दिया है, ठीक है। मजाक कर रहा हूं बेटा, ठंड लग रही है इसलिए बंद किया है। चलिए, हाँ मैं क्या कह रहा था, एनर्जी क्या होता है। एनर्जी जो होता है वो वर्क ही होता है, द कैपेसिटी टू डू वर्क। हमारे काम करने की जो क्षमता होती है, हमारे काम करने की जो क्षमता होती है, उसे हम लोग बस क्या कह देते हैं, एनर्जी कह देते हैं। मैं पार्क के 20 चक्कर लगा सकता हूं, ये एनर्जी है। मैंने लगाए कितने, ये वर्क है। मैं छलांग मार के 10 मीटर ऊपर उठ सकता हूं, ये एनर्जी है। मैं उछल सिर्फ 2 मीटर रहा हूं, ये वर्क है। ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी नहीं बोलना होता है, मैं आपको वो तो हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं। ये पानी की मोटर पानी को धक्का मार के 20 मीटर ऊंचाई तक लेके जा सकती है, अभी फिलहाल कितना लेके जा रही है, वर्क है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जहां पे आप समझ पाओगे, एक म्यूजिक सिस्टम पे लिखा हुआ है कि ये 1 सेकेंड में 400 जूल की साउंड पैदा कर सकता है। वो तो मैक्सिमम वॉल्यूम पे है ना, जब सब कुछ आप मैक्सिमम कर दो तो है, बट आपने अभी उसे कितनी वॉल्यूम पे चला रखा है और वो कितनी एनर्जी खर्च कर रहा है। ये कॉमन सेंस की बात है। जब आप किसी म्यूजिक सिस्टम को ज्यादा वॉल्यूम पे चला सकते हो, ज्यादा वॉल्यूम पे चलाओगे तो वो ज्यादा एनर्जी खर्च करेगा, है ना भाई। तो कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी वर्क ही है, दोनों की यूनिट सब कुछ सेम है। अब एनर्जी बहुत अलग अलग प्रकार की हो सकती है। एनर्जी के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी। इतनी सारी एनर्जी कि हम लिखते थक जाएंगे। बहुत सारे प्रकार की एनर्जी होती है, लेकिन हमें इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही प्रकार की एनर्जी को डिटेल में आगे जाके पढ़ना है। एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। सही है, हाँ जी। ठीक है। कह रहा है किडनैपर आएगा तो इक्विलिब्रियम पढ़ा देना। बेटा गोली मार देगा मेरे को। चलो अब ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की। अब पहली बात तो मैंने आपको क्या बोला, दुनिया में जितनी प्रकार की एनर्जीज हैं उनको हमें नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। हमें, जैसे आपने 9th में साउंड एनर्जी के बारे में पूरा चैप्टर पढ़ा, 11th में ही वेव्स में आपने साउंड के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, तो ठीक है अलग अलग चैप्टर आते हैं, लेकिन हमें इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 ही प्रकार के एनर्जीज को पढ़ना है, विच इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी वैसे तो देखा जाए ऐसी एनर्जी होती है जो किसी भी चीज के घूमने से आती है, बट मैकेनिकल एनर्जी के 2 हिस्से होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि जब कोई चीज घूमती है तो उसके पास वेलोसिटी भी होती है और वो ऊंचाई पे भी जाता है, तो उसके पास दोनों एनर्जी होती है। वैसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम एक साथ अगर कुछ बोलना चाहें, दोनों को एक साथ कुछ बोलना चाहें, तो हम मैकेनिकल एनर्जी वर्ड यूज जो है वो कर लेते हैं, है ना, इनको हम ऐसा बोल देते हैं। अब यहां पे हमें दोनों प्रकार के एनर्जीज को डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसी एनर्जी जो किसी भी बॉडी के मोशन की वजह से आती है, ऐसी कोई भी एनर्जी जो किसी भी बॉडी के मोशन की वजह से आती है, उसे क्या कहा जाता है? आंसर है काइनेटिक एनर्जी। जैसे इस कमरे में इस वक्त देखा जाए तो कोई भी चीज, पूरी की पूरी बॉडी मोशन में नहीं है। अभी मैं भी देखा जाए तो रेस्ट में, मेरे हाथ भले हिल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल एक इंसान अगर बोले, अगर ओवरऑल बोले आशु, तो वो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। लेकिन रोड पे भी गाड़ियां चल रही हैं, स्कूटी चल रही है, बाइक चल रही है, कुछ पक्षी उड़ते हुए जा रहे होंगे,
कुछ कीड़े मकोड़े चल रहे होंगे, कुछ बटरफ्लाइज उड़ रही होंगी, तितलियां उड़ रही होंगी पार्क के अंदर, तो ये सब के पास काइनेटिक एनर्जी है। अभी फिलहाल स्टाइलस के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको फेंक दूंगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, फिर रुक जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो ऐसी कोई भी एनर्जी जो कि किसी भी बॉडी के मोशन की वजह से आती है, उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। काइनेटिक मीन्स मोशन। यस दीक्षा, ऐसा कह सकते हैं हम। काइनेटिक का मतलब ही मोशन होता है। ठीक है, डर है? चलिए, और कोई सवाल इस चैप्टर से रिलेटेड? और कोई सवाल? फिर आगे बढ़े क्या? एसएचएम में ओमेगा कांस्टेंट क्यों होता है बेटा? ये तो उस चैप्टर में पढ़ाया भी था आपको। कैसे, कोई सवाल है क्या? वरना आगे बढ़ते। ये नेगेटिव नहीं हो सकती। हाँ, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अभी हम इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। बट अभी फिलहाल ये है कि काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी है? ऐसी एनर्जी जो किसी भी बॉडी के मोशन की वजह से आती है। अब काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हाफ mv² होता है, और ये कैसे आया ये हम डिराइव करेंगे। बट ये नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ऑब्वियसली बात है, हाफ तो अपने आप पे कांस्टेंट है। किसी का भी मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। लेकिन वेलोसिटी का जो स्क्वायर है वो किसी का भी स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। ऑब्वियसली बात है, SI यूनिट हमेशा जूल ही रहेगी। अब यहां पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को डिराइव करें तो इसका फॉर्मूला हमें दो तरीके से डिराइव करना है। एक है इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हमने नॉर्मल मेथड कहा था, जो हम 9th में भी पढ़ चुके हैं। और एक मेथड होता है यूजिंग कैलकुलस मेथड। यूजिंग कैलकुलस बोले तो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। अगर एग्जाम में लिखा आया कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करो, तो जैसे मर्जी आपका मन करे। अगर आपको दोनों आते हैं तो मैं तो चाहूंगा आप कैलकुलस से करके आए। कोई भी टीचर चाहेगा आप कैलकुलस से करें, वो उनको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आता है तो दोनों आप कर सकते हो, आपकी चॉइस है। बट क्या सर मैं कोई एक मेथड याद कर लूं तो मेरा जीवन चल जाएगा? तो आंसर है 11th में नहीं, क्योंकि आपसे 11th में ऐसे भी सवाल पूछे जाएंगे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करो इक्वेशन ऑफ मोशन से, या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करो कैलकुलस से। ऐसे भी पूछते हैं, बहुत बार पेपरों में ऐसे सवाल आए जहां पे स्पेशली वो एक पर्टिकुलर मेथड से डेरिवेशन मांगते हैं, तो इसलिए आपको करनी जरूरी है। ये देखो, एक बच्ची कह रही है चारवी नाम की कि उसके एग्जाम में स्पेशली लिखा हुआ आया था कि इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन यानी कैलकुलस से करो। तो ऐसा आता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन के हिसाब से अगर हम बात करें, पहली बात तो हमने एक बॉडी को लेट कर लिया जो इनिशियली रेस्ट पे थी, हमने उस पर F फोर्स लगाई, सेम डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हुआ और फाइनल वेलोसिटी उसकी v हो गई। और इस दौरान ऑब्वियसली बात है उसके पास कुछ एक्सेलरेशन रहा होगा जो कि a हो गया है। अब थर्ड इक्वेशन के हिसाब से v² माइनस u² = 2as होता है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहां से v² की वैल्यू 2ax आ गई। अब यहां से आप चाहो तो x की वैल्यू निकाल लो, आप चाहो तो यहां से a की वैल्यू निकाल लो, कोई भी वैल्यू निकाल लो, एक ही बात रहेगी। अभी फिलहाल हम लोगों ने यहां से x की वैल्यू निकाल ली, बिकॉज वैसे तो x की कोई वैल्यू नहीं होती है, x किसी काम का नहीं होता है, किसी कोई वैल्यू नहीं रखता हमारे जीवन में। लेकिन यहां पे हमने कहा कि चलो क्यों ना x की वैल्यू हम लोग निकाल लें। तो x हमारे पास क्या, x एक वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान रखना। x यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो x हो गया v²/2a। मैं फिर बोल रहा हूं, आप ये मत बोलना कि हमारे स्कूल में एक्सेलरेशन निकाला था और v²/2x लिखा था। हाँ, तो बात एक ही है, इसकी वैल्यू आगे पुट कर देंगे, तो कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा, अब यहां से हमारे पास जो वर्क डन आ जाता है वो आ जाता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि सेम डायरेक्शन में फोर्स की जगह में मास इंटू में एक्सेलरेशन रख सकता हूं, और x की जगह मैंने रख दिया देखो v²/2 है, तो a से a कैंसिल हो गया, वर्क डन आ गया हाफ mv²। अब अगर वर्क डन आ गया हाफ mv², तो फिर उसके बाद हम लोग वर्क डन को ही काइनेटिक एनर्जी मानेंगे, बिकॉज जो भी वर्क हम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को दौड़ाने में वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ mv²। सही है, ओके।
एक बच्ची कह रही है कि 7 मार्क्स में दोनों मेथड से करने को भी आता है। बेटा मुझे नहीं लगता हमारे सीबीएसई बोर्ड में तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है। 7 नंबर का पहली बात तो हमारे यहाँ सवाल ही नहीं आता। शायद आप किसी और बोर्ड के पेपर की बात कर रहे हो बेटा, लेकिन हमारे सीबीएसई में 7 नंबर का तो कोई सवाल ही नहीं आता। एक सेकंड देना मुझे यार, समझ गए? 7 नंबर का हमारे सीबीएसई में कोई सवाल नहीं आता है, लेकिन आपका शायद कोई और बोर्ड हो वहां पे दोनों में आ गया हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है वैसे। ठीक है ना, चलो ठीक है। अब यहां पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करने वाले हैं यूजिंग कैलकुलस मेथड। अभी हमने किया इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, लेकिन यहां पे हम लोग करेंगे कैलकुलस मेथड से। ठीक है ना। हाँ, मैक्सिमम 5 नंबर का सवाल आता है, लेकिन 5 नंबर का भी सवाल जो है बेटा वो भी एक आना बंद हो गया हमारे टाइम पे। 15 साल पहले नहीं, सॉरी नहीं इतना भी पहले नहीं, मैंने 11th किए, हाँ 14 साल पहले हमारे एग्जाम में 5 नंबर का एक सिंगल सवाल आया करता था। अब 5 नंबर के जो सवाल आते हैं वो पार्ट्स में आते हैं, 3+2, 2+2+1, 1+1+1+2 ऐसे करके। तो इसलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट कि दोनों डेरिवेशन आपसे पूछ लें। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है मुझे लगता है वैसे तो। ठीक है, चलो डन 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 डन। ठीक है, इस चैप्टर से ज्यादा डेरिवेशन आती है। डन। चलिए सर बोर्ड में नहीं सर, मैं स्कूल एग्जाम की बात कर रही हूं। हाँ मंथली टेस्ट में, हाँ मंथली टेस्ट में आ गया होगा। पर सोचो आप कितना फनी बात है कि आपकी मैम ने, आपकी टीचर ने दोनों डेरिवेशन दे दी 7 नंबर में। कुछ होगा उनके मन में, मुझे लगता है, क्या पता क्लास में आपसे कुछ अलग बात हुई हो तो मंथली टेस्ट में दे दिया, बट फाइनल एग्जाम में आना थोड़ा सा मुश्किल है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब कैलकुलस से करेंगे तो छोटा सा वर्क डन होता है, फोर्स इनटू में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। तो छोटा सा वर्क डन में फोर्स आ गया, मास इनटू में एक्सेलरेशन और dx आ गया। अब एक्सेलरेशन की जगह मैं रख दूंगा यहाँ पे dv/dt, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अब यहां से अगर मैं dt को उधर ले जाऊंगा तो यहाँ पे dx/dt आ जाएगा। अब dx/dt क्या होता है? v होता है। तो अब ये dv और ये v है, ये दोनों अलग अलग होते हैं ना, मल्टीप्लाई मत कर देना। तो v को अगर मैं आगे ले आऊंगा तो वर्क आ जाएगा mv/dv। अब मैं दोनों साइड पे कर दूंगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कर दिया dw और यहाँ पे इंटीग्रेशन आ गया mv/dv। dw का इंटीग्रेशन w हो गया, यहाँ से m बाहर आ गया, अंदर बच गया v/dv। अब v का इंटीग्रेशन क्या होगा? पावर में एक ऐड कर देंगे, वही पावर नीचे आ जाएगी। पावर में एक ऐड कर देंगे, वही पावर नीचे आ जाएगी, तो वर्क डन आ जाएगा हाफ mv², जो काइनेटिक एनर्जी है। तो दोनों ही तरीके से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है जी, डन है। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी को आप इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हो या कैलकुलस से भी कर सकते हो, बात एक ही है। चलिए डन। अब हम यहां पे बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी भी पहले वाला था, लेकिन ना उसकी ना थोड़ा सा पीपीटी बहुत गंदी सी थी स्क्रीनशॉट से, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, हम यहीं करा देंगे। ठीक है ना, ऐसा थोड़ी ना कि हमें आता नहीं है ना भाई। चलो आओ, तो बात करते हैं पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? पहली बात तो पोटेंशियल का हिंदी अनुवाद होता है, पोटेंशियल का हिंदी अनुवाद होता है क्षमता। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता। अब यानी कि ऐसी एनर्जी जो किसी चीज की क्षमता की वजह से पैदा होती है ना भाई। तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो एनर्जी ड्यू टू चेंज इन स्टेट और शेप, ऐसी कोई भी एनर्जी जो स्टेट या फिर शेप को चेंज करने से आए उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि अगर मैं स्टाइलस की स्टेट को चेंज कर दूं, इसको अपने हाथ के बजाय ऊपर ले जाऊं, तो इसमें एक एनर्जी पैदा हो जाएगी। छोड़ूंगा तो ये गिरने की क्षमता रखता है, इस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। या फिर एक स्प्रिंग को खींच दूं, तो उसके पास क्षमता है कि वो वापस आ सकता है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी रखता है। पोटेंशियल एनर्जी सब में पैदा नहीं होती है शेप चेंज करने पे। अगर मेरे पास क्ले या फिर कोई वैसलीन है, कोई जेली है, क्ले, लेट्स से क्ले का एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं क्ले को दबाता हूं तो क्ले को दबाने पे क्या होगा? वो दबेगा, लेकिन छोड़ने पे क्या होगा? क्या वो वापस आना चाहता है? आंसर है नहीं, वो वापस नहीं आना चाहता है। कई लोग वापस आना चाहते हैं,
कई लोग वापस नहीं आना चाहते हैं, कई लोग वापस आने के लिए एफर्ट मारते हैं लेकिन आ नहीं पाते, कई लोग बेटा एफर्ट भी नहीं मारते हैं। बहुत गहरी बात बोल दी है मैंने यहाँ पे, आई होप आपने बहुत सारी चीजें रिलेट कर ली होंगी इससे। लेकिन क्ले उन लोगों में से एक है जो एफर्ट भी नहीं मारता है बेटा वापस आने के लिए, तो उससे उसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर नहीं होती है। लेकिन वहीं पे स्प्रिंग को अगर आप दबाओ तो वह एफर्ट मारता है और वापस आ भी जाता है। बात समझ रहे हो आप? ऑल्दो हमने इसको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में डिटेल में पढ़ा है, रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स, बट ध्यान रखना है आपको कि एनर्जी ड्यू टू चेंज इन स्टेट और शेप, स्टेट और शेप को चेंज करने से जो एनर्जी पैदा होती है उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, है ना। हमने अगले चैप्टर में यह भी पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किए गए काम की वजह से स्टोर होती है। कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में भी हमने पढ़ाई की थी, जो कि हम करेंगे भी अगले चैप्टर में, ग्रेविटेशन में, मतलब कि ऐसे फोर्सेस जिनके अगेंस्ट अगर हम काम करते हैं तो वर्क डन स्टोर हो जाता है। जैसे कि इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसके अगेंस्ट किया गया काम स्टोर हो जाता है। एक हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है और एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक को हम एक ही मानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक है ग्रेविटेशनल। यानी अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करोगे तो भी स्टोर हो जाएगा, इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट काम करोगे तो भी स्टोर हो जाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करोगे तो भी स्टोर हो जाएगा। सर रुलाओगे क्या बेटा? बस रोना मत बेटा, है ना। जो गया उसको जाने दो बेटा, जो आ ही नहीं रहा है उसके लिए क्या रोना। वाह ओहो यार, जब मैं तन्हा होता हूं ना, जब मैं अकेला होता हूं तो मैं ज्यादा गहरी बातें करता हूं, पता नहीं क्यों। चलो बेटा कोई बात नहीं, लेकिन यहां पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला? ऐसी एनर्जी जो कि वर्क करा अगर आपने कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट तो स्टोर हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि यहां पे अगर कह रहा ऑफलाइन वाले बच्चे होते तो तालियां मार देते, खासकर वो दो बच्चे यश और सुमित, जिनको तालियां मारने में बड़ा मजा आता है। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम करा दूं? अरे यार वो तो बहुत छोटा सा काम है यार। लो चलो तुमने कह दिया तो करवा भी देते हैं। लो जी, अब यहां पे अगर हम रिलेशन, 2 मिनट का काम है यार, रिलेशन ऑफ या रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम अगर बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी मोमेंटम थ्योरम भी कह सकते हो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं करने लायक, क्योंकि ये हमने किया हुआ है वैसे केमिस्ट्री में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डी ब्रोगलीज इक्वेशन के दौरान ये हम कर चुके हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ mv² होती है। अगर मैं इसको मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड कर दूं तो ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हमारे पास हाफ, ये आ जाएगा m इंटू वी जो होता है p होता है, तो p का स्क्वायर बाय m आ जाएगा। अब अगर m और 2 उधर चला जाएगा तो 2 इंटू में काइनेटिक एनर्जी इंटू में मास आ जाएगा, और यहाँ पे p स्क्वायर आ जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी √2mke। जिसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम की रिवीजन या फिर पूरा चैप्टर पढ़ा है उसको याद होगा, ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी किया हुआ है। हाँ ये किया हुआ है। ठीक है, हाँ सुमित नहीं जतिन, सॉरी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर आती है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और फिर आती है हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों तो हमें 11th क्लास में पढ़नी है, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है इसको हमें कुछ नहीं पढ़ना, 12th में पढ़ना है। भाई इतना जानना बड़ा जरूरी है कि अगर मैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अगेंस्ट काम कर रहा हूं और वो स्टोर कर रहा है तो उसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? अगर मैं 2 पॉजिटिव चार्जेस को एक दूसरे के पास ला रहा हूं तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूं, तो वो दूर जाना चाहेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ऐसे ही मैग्नेट्स के लिए भी होता है, सेम मैग्नेट्स के लिए भी होता है। बात समझ में आई? डन है। सिमरन बेटा आप लेट आए हो मुझे लगता है क्लास में, क्योंकि मैंने अभी आपसे अटेंडेंस मांगी थी, आपका तो उसमें शायद आंसर नहीं आया था जहां तक मुझे याद है। सिमरन शायद क्लास में लेट आई है। चलो बाकी तो चलता रहता है जीवन में सब कुछ, ठीक है। अब इसमें से हमें जो 2 एनर्जीज पढ़नी है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना? ठीक है ना सर? अगर कोई पर्सन कार में कहीं जा रहा है
तो कार के पास काइनेटिक एनर्जी है, बट क्या उस पर्सन के पास भी काइनेटिक एनर्जी है? आंसर है यस। और ये डिपेंड करता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो बेटा, है ना। अगर आप पूछ रहे, सवाल समझ गए सब बच्चे? एक बच्ची है प्रिया नाम की, उसका सवाल है कि अगर हम गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हैं तो गाड़ी के पास तो काइनेटिक एनर्जी है, तो क्या आपके पास भी? तो आंसर है, बट किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो? अगर आप पूछ रहे हो आपके पास काइनेटिक एनर्जी गाड़ी के रिस्पेक्ट में है क्या, तो आंसर नहीं। गाड़ी के रिस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन बाहर वाले लोगों के रिस्पेक्ट में या जमीन के रिस्पेक्ट में या जमीन पर लगे हुए पेड़ों के रिस्पेक्ट में जो कि रेस्ट में, तो आप भी आगे जा रहे हो, गाड़ी भी आगे जा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास भी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, डन है। गुड, ठीक है। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें तो टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में सबसे पहले बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, बोर्ड को भी ठंड लग रही है क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसको पता है ये बात वो जानता है, नहीं तो हम जब ग्रेविटेशन में पहुंचेंगे तो जान जाएगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला है जो और ज्यादा एक्यूरेट है, जो कि हम पढ़ते हैं अगले चैप्टर में, यानी ग्रेविटेशन में, मतलब अगले से अगले में। लेकिन यहां जो हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं वो उतना एक्यूरेट नहीं है, बट हम छोटी मोटी हाइट के लिए उसको पढ़ते हैं। तो पहली बात तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ऐसी पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करने से आएगी। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक फ्लोर है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमारे पास m है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है, मैं इसको h हाइट पे लेके चला जाता हूँ, तो ये अपने अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लेगा, उसी को बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो पहले तो हम यहाँ पे निकालते हैं वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट इंटू में कह लो चाहे कॉस थीटा। अब अगर आप अपने द्वारा वर्क डन निकाल रहे हो तो आप ऊपर फोर्स लगा रहे हो और नीचे और ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बट अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट से बात करोगे तो वो नीचे फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। आप जैसे मर्जी काम कर लो, आंसर एट दी एंड आपको पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, बिकॉज एनर्जी नेगेटिव में नहीं होती है। तो अभी के लिए ऐसा कह देते हैं कि जो फोर्स है पहली बात तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको वेट कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारे पास इस केस में हाइट है। और अगर मैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहा हूं तो एंगल 180 हो जाएगा। कैसे? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं, मस्कुलर के केस में पॉजिटिव हो जाएगा, मस्कुलर के केस में पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे जो वेट होता है वो हम सबको पता है कि mg होता है, हाइट है और cos 180 हो जाएगा -1। अब जो mg में g होगा वो भी माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि ऊपर जाते वक्त g नेगेटिव होता है। तो वर्क डन हमारे पास ओवरऑल mgh आ जाएगा। अगर ये mgh आ गया तो जो भी वर्क हम कर रहे हैं वो, अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u से, है ना। pe से भी कर सकते हैं बट मेनली वैसे u से करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा mgh। अब कौन कौन मुझे बताएगा कि ये जो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास आया है ये एक्यूरेट फॉर्मूला है या नहीं, ये अच्छा फॉर्मूला है या नहीं? मतलब इजी तो है लेकिन क्या ये आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा? अगर आप कहते हो यस तो ठीक है, बात ही खत्म। बट अगर आप कहते हो नहीं, ये आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो ये बताना है आपको। जल्दी से बताओ, ऐसा क्यों कह रहे हो ये आपको बताना है। नॉट एक्यूरेट, जी की वैल्यू वेरी करेगी। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। प्योरली एक्यूरेट नहीं है, हाइट पे जाएंगे तो जी चेंज होगा। वेरी गुड, सही है, बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही है। जितना ऊंचाई पे जाते रहेंगे, आप सबको हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ाएंगे भी, पढ़ा भी चुके हैं कि जी की वैल्यू कम होती रहती है। जितना ऊंचाई पे जाओ जी की वैल्यू कम होगी। अब अगर जी की वैल्यू कम होगी तो ये आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा, बिकॉज आप तो जो जी की वैल्यू लगाओगे वो तो क्या लगाओगे, फिक्स लगाओगे, 9.8 लगाओगे। तो आप जो जी की वैल्यू लगाओगे वो तो 9.8 ही लगाओगे या 10 लगाओगे, वो तो फिक्स नहीं है। बट क्योंकि हम रोजमर्रा के जीवन में बहुत ज्यादा ऊंचाई पे नहीं जाते हैं, हमारी जो हाइट रहती है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव, बहुत ज्यादा नहीं, कितनी रहेगी, 10 मीटर होगी, 5 मीटर होगी। एक बॉल को ऊपर फेंक दिया, 10 मीटर ऊंचाई पे चला जाएगा, है ना। कोई रॉकेट हवा में उड़ता हो जा रहा है, 50 मीटर हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा, 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो उतनी बड़ी हाइट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डन है, डन है, डन है। तो इसीलिए अभी फिलहाल ये ठीक है फॉर्मूला, बट इससे ज्यादा एक्यूरेट फॉर्मूला हमारे पास अगले चैप्टर में आएगा। अब एक और सवाल, नीला रंग ले लेते हैं। चलो अब आप मुझे बताओ, ये भी सवाल आपको पता है वैसे तो, मुझे पता है, बट फिर भी पूछ लेता हूं। अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे h हाइट पे ले गया और एक दूसरे ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे h हाइट पे ले गया, अगर मैं दोनों को ऐसे h हाइट पे ले गया, तो क्या दोनों केस में जो वर्क डन होगा वो सेम होगा? डिस्प्लेसमेंट है h, है ना। भले ही मैं अलग पाथ से लेके गया, लेकिन दोनों ही केसेस में जो पोटेंशियल एनर्जी पैदा होगी वो सेम होगी। मैंने यहां पे आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था, याद करेंगे। पहला एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया था कि अगर मैं एक ईंट को उठा के जमीन से सीढ़ियों के थ्रू छत पे लेके जाता हूं, और फिर एक ईंट, और सीढ़ियां ऐसे गोल गोल वाली हैं मान लो, और एक ईंट को मैं उठा के लिफ्ट से ऊपर लेके जाता हूं और दोनों को ऊपर से ले जाके अगर छोड़ देता हूं तो दोनों ही सेम ताकत से नीचे गिरेंगी। दोनों के पास जो पोटेंशियल एनर्जी पैदा होगी वो सेम पैदा होगी, इररिस्पेक्टिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसे किस पाथ से लेके गया हूं। समझ गए? हाँ, इंडिपेंडेंट टू पाथ होगी वो। यही सही, डन। चलिए ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बात करें तो यहां पे अभी हमने पढ़ा था वर्क पोटेंशियल एनर्जी कौन सी वाली, तो आंसर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम थोड़ा सा यहां पे पढ़ेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। यानी कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोले तो पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्प्रिंग। ऑल्दो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे किसी और तरीके से, स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिस्पेक्ट से, बट अभी के लिए अगर बात करें तो हमारे पास एक स्प्रिंग है। अब एक स्प्रिंग में अगर, हाँ, स्टेट फंक्शन हो गया ये। अगर मैं ऐसे बात करूं कि ये मेरे पास एक स्प्रिंग है और मैं इस स्प्रिंग पे लेट अस सपोज F फोर्स अप्लाई करता हूं, मैंने इस पे F फोर्स अप्लाई करी तो ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि ये वापस भी आना चाहेगा। हमने जो फोर्स लगाई वो अलग बात है, ये भी खुद से फोर्स लगाता है जिसकी वजह से वापस आना चाहता है। सॉलिड चैप्टर में हम इस फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो इसने जो फोर्स अप्लाई करी वो F है, ठीक है ना। और वो डिस्प्लेसमेंट के पहली बात तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना ज्यादा आप डिस्प्लेसमेंट करोगे, जितना ज्यादा आप ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करोगे, जितना ज्यादा बॉडी डिस्प्लेस होगी, उतना ज्यादा क्या अप्लाई होगी, फोर्स अप्लाई होगी। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करोगे, स्प्रिंग उतनी ज्यादा ताकत से वापस आना चाहेगा। अगर आप एक स्प्रिंग को कम खींच के छोड़ दोगे वापस आएगा, ज्यादा खींच के छोड़ दोगे मतलब छोड़ दोगे, ऐसा लगा था कि मैं बंगाली हो गया हूं, छोड़ दोगे, है ना, सॉरी, ज्यादा खींच के छोड़ दोगे तो वो और ताकत से वापस आएगा, एज्यूमिंग दैट कि आप लिमिट में खींच रहे हो। सॉलिड चैप्टर में पढ़ते हैं इलास्टिक लिमिट, बहुत ज्यादा ही खींच दोगे तो स्प्रिंग अपनी इलास्टिसिटी ही खो देगा। हम वहां पे नहीं जा रहे हैं अभी, हम इलास्टिक लिमिट में ही हैं, इलास्टिक लिमिट में रह के उसको खींच रहे हैं। ठीक है, डन। तो अगर ऐसा करते हैं तो जितना ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। और माइनस क्या कह रहा है, अगर आप फोर्स इधर लगाओगे, सॉरी, अगर आप डिस्प्लेसमेंट इधर करोगे तो स्प्रिंग चाहेगा मैं इधर चला जाऊं। अगर आप स्प्रिंग को दबाओगे तो वो लगाएगा फोर्स इधर। तो जहां पे भी आप डिस्प्लेसमेंट करोगे, फोर्स हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग लगाएगा, इसलिए यहां पे माइनस आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगाता हूं तो मुझे एक कांस्टेंट लगाना होगा जो कि k कांस्टेंट है। तो यहां पे आ जाएगा F इज इक्वल टू -kx, और ये k को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, इस k को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट।
और ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इसकी वैल्यू स्प्रिंग पे डिपेंड करती है कि वो किस मटेरियल का है, किस डायमेंशन का है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसकी एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर होती है, क्योंकि फोर्स की न्यूटन, इसकी मीटर, तो इसके आगे न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। यस, ओके 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 ओके, डन 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 डन, सही है, ठीक है सर। हमने ऑसिलेशन में भी पढ़ा था, हाँ ये ऑसिलेशन में भी पढ़ा, यस, नेचर ऑफ मटेरियल पे और डायमेंशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां से F इज टू माइनस के एक्स वगैरह आ जाता है। वो सब मैंने लिखा हुआ था कि अगर K ज्यादा है इसका मतलब है स्प्रिंग बहुत ज्यादा स्टिफ है, उसको बहुत ताकत से खींचना पड़ेगा तब जाके वो अपनी शेप और साइज चेंज करेगा। बट अगर K की वैल्यू कम है तो इसका मतलब है स्प्रिंग बहुत डेलिकेट है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत आसानी से वो खिंच जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, डन। यहां पे लिखा हुआ है ये बात, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो तो हम डिराइव करेंगे, वो तो हम करेंगे, लेकिन एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है, ऑल्दो अगेन इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, ऑसिलेशन में भी पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत इसको हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में भी पढ़ते हैं और यहां पे भी पढ़ रहे हैं। बट एक फाउंडेशन यहां से शुरू होती है कि जब K की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, जैसे कि एक साइकिल के स्टैंड का स्प्रिंग होता है, एक हमारे पेन का स्प्रिंग होता है। पेन का स्प्रिंग बहुत आसानी से अपने डायमेंशंस को चेंज करता है, एज अ रिजल्ट उसका K कम है। साइकिल का स्प्रिंग अपने डायमेंशंस को आसानी से चेंज नहीं करता, अगर करता होगा तो सोचो ना कितनी मुश्किल होगी। वो अपने वजन से ही, अगर मैं उसमें बहुत सेंसिटिव स्प्रिंग लगा दूंगा तो अपने वजन से ही वो स्टैंड नीचे आ जाएगा, खिंच जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग, जब तक मैं लात ना मारूं तो स्टैंड खुलना नहीं चाहिए या बंद नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो काफी ज्यादा हाई रखा जाता है, ठीक है, ओके। हाँ जी सर, स्क्रीन ब्लर हो रही है, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं हो रहा है, बिकॉज कोई भी नहीं कह रहा है, सिर्फ आप कह रहे हो। बेटा हो सकता है कि आपको हाइपरमेट्रोपिया हो गया हो, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके स्क्रीन पे कुछ लगा हुआ हो बेटा, और ये भी हो सकता है कि आपकी आंख में कुछ लगा हुआ हो। मतलब पता नहीं मुझे, बाकी बच्चे कुछ कह नहीं रहे, क्या पता बाकी बच्चों को पता लग रहा हो पर वैसा कुछ कह नहीं रहे, लेकिन हो सकता है बेटा आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो, ये भी हो सकता है। वरना अभी तक तो ये लोग स्पैम कर देते। बाकी मैं फिर से एक बारी इसमें मैनुअल का बटन दबा देता हूं बेटा, दबा तो दिया है, ठीक है ना। चलो डन 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 डन, आगे बढ़ते हैं, इस डेरिवेशन को और करते हैं, फिर सेशन को समाप्त करते हैं आज। सर यूनिफॉर्म सिस्टम के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? यूनिफॉर्म सिस्टम के लिए बेटा, ये सवाल नहीं समझा मैं, यूनिफॉर्म सिस्टम मतलब क्या हुआ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, हाँ हाँ। चलो खत्म करते हैं आज की क्लास को इस डेरिवेशन को करके। हमने ये तो पढ़ लिया कि फोर्स हमारे पास माइनस के एक्स है। अब छोटा सा वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इनटू में कॉस थीटा। तो फोर्स की जगह मैंने माइनस के एक्स लिख दिया। कॉस 180 कैसे, ध्यान रखना, कॉस 180 कैसे, स्प्रिंग इधर फोर्स लगाना चाह रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया 180। कॉस 180 -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, वर्क डन आ गया के एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड पे, इंटीग्रेशन करेंगे तो डी डब्ल्यू का इंटू डब्ल्यू हो जाएगा, के बाहर आ जाएगा, x की पावर 1 है, पावर में एक ऐड, वही पावर नीचे, वर्क डन आगे हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हमारी एनर्जी हो गई। वर्क डन आगे हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हमारी एनर्जी हो गई। सही है क्या, सही है क्या, ओके, सही है। हाँ तो अब हम इस, ये तो हमारी एक क्लास हुई आज 1 घंटे की, इससे ऊपर नहीं, आपको ये रिवाइज करना है, इसके ऊपर नहीं ले रहा, आपको ये रिवाइज करना है। लेकिन ध्यान रहे कि 1 घंटे की क्लास और होगी, मोस्ट चांसेस हैं कि मैं वो क्लास मंडे को लूं, हो सकता है पूरे चांसेस हैं, नहीं तो हो सकता है कि वो मैं क्लास ट्यूसडे में भी ले लूं। क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि हमें ट्यूसडे को जब हम लोग 5 से 6 मिलेंगे तो उससे पहले ले लूंगा मैं, वो चाहे मंडे ले लूं चाहे कभी ले लूं, ताकि हम ट्यूसडे को जब मिलें तो सीधा असाइनमेंट करें इनका कंबाइंड, इसका कंबाइंड असाइनमेंट करेंगे। और असाइनमेंट में भी हम 2 दिन लगाएंगे लगभग, या तो 2 घंटे लगाएंगे या 2 दिन, वो हम देख लेंगे, ठीक है। क्या जी की वैल्यू 9.8 एक्यूरेट है? नहीं, एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। हाँ रात को ही क्लास लेंगे, डन डन डन, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए तो सभी को नमस्कार, बाय। और आई होप आपकी, जैसे दिल्ली में तो हम लोग मकर संक्रांति ऐसे कुछ सच मनाते नहीं हैं, पर मुझे पता है बहुत सारी स्टेट्स में पतंग उड़ाई जाती है, तो सेफली पतंग उड़ाइएगा,
थोड़ा बर्ड्स का भी ध्यान रखिएगा, अपने हाथों का भी ध्यान रखिएगा, बस बाकी आज एंजॉय करो। दिल्ली में तो हम लोग 15 अगस्त पे उड़ाते हैं, वो भी बहुत कम हो गई है। मकर संक्रांति पे तो यहाँ कोई भी पतंग नहीं उड़ाता है दिल्ली में, पर मुझे पता है कई स्टेट्स में ऐसा किया जाता है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज नहीं होगी क्लास, आज नहीं होगी, नहीं आज मेरी ऑलरेडी क्लास है, तो कल हो सकता है हमारी क्लास हो। चलिए डन 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 डन, ठीक है, बाय, थैंक यू थैंक यू।